मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको रिटन की कट ऑफ कभी भी नहीं देखनी चाहिए। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कि आपको 80 परसेंटाइल पर ध्यान देना चाहिए। आपका इससे ऊपर स्कोर हो तो आप सिक्योर्ड हैं, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होती रिटन क्लियर करने में, और ना कि रिटन क्लियर करने में बल्कि फाइनल मेरिट में भी आने में। रिटन क्लियर अगर तुम कर जाओ तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम फाइनल मेरिट में आ जाओ। फाइनल मेरिट तक जॉब सिक्योर करने के लिए आपको बस ये ध्यान देना चाहिए कि हम 80% प्लस रहें। अगर मैं इसको स्कोर में बात करूं तो अगर 200 मार्क्स का हमारा रिटन एग्ज़ाम है तो उसमें से 160 प्लस मार्क्स जब हमारे होते हैं तब हम जा कर के इस सेफ स्कोर पर रहते हैं कि हमारी जॉब हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरिट तो ध्यान नहीं देना है, ये बचकाने क्वेश्चंस होते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। हमें केवल और केवल अपने सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, ये है हमारा रिटन एग्ज़ाम जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक। इस पर हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी कि हम क्या इसके बारे में सीख सकते हैं। देखो, रिटन एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आएंगे 3। सबसे पहला जो कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता ही हूँ, इंग्लिश, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर आता है रीजनिंग, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर आता है जीएस, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा और फिर इनकी थोड़ा सा तह तक जाएंगे कि कैसे इनको तैयार करना है। इंग्लिश, जिसके क्वेश्चंस की संख्या होगी हमारे रिटन एग्जाम में 100, इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किसी तरह से 85 प्लस जा करके बैठ जाएं, ठीक है। ये हमारा टारगेट इसमें होना चाहिए कि किसी तरह से 85 प्लस जा करके बैठें। रीजनिंग जो कि 50 मार्क्स या 50 क्वेश्चंस की आती है, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 48 या 49 प्लस मार्क्स आए, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी तुम्हें 80 परसेंटाइल प्लस पहुंचाने की है, उसी के बारे में मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं। 3 मंथ्स में हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। 3 मंथ्स हैं इस रिटन के लिए। और जीएस के जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी हमें 20 to 30 मार्क्स बेसिकली अपने होने ही चाहिए हमारे। इतना हमें सोच करके चलना चाहिए, क्योंकि जीएस में हम ज़्यादा ही वीक रह जाएं तब भी गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट 50% तो हमें ले ही आने चाहिए, मतलब 25 के अराउंड मार्क्स तो जीएस में भी ले ही आने चाहिए, तब जा करके हमारा सेफ सिक्योर होता है। अगर आप इतना मूव कर सकते हैं जो मैंने बताया है, तो आपका जो स्कोर है वो 80 परसेंटाइल प्लस जाएगा। और यहाँ पर ना केवल आपका रिटन क्लियर होगा, मतलब 160 के अराउंड अगर आपका स्कोर चला जाता है तो यहाँ पर ना केवल आपका रिटन क्लियर होगा, बल्कि आप रिटन के बाद में फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, भाई मान लीजिए हमने क्या किया, मेरिट लग गई 200 में से, प्री एग्ज़ाम क्लियर करने की जो मेरिट है वो 200 में से 135 लग गई। अब हमारे एक स्टूडेंट के नंबर है 138, तो आपका रिटन तो क्लियर हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, चलो रिटन है, स्किल टेस्ट दे लेंगे इस बार। बट एक्चुअल में आपकी जॉब इस साल नहीं लगेगी इस स्कोर पे। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्री मेरिट लगती है उससे कम 8 से 10 नंबर का हाइक जाता है फाइनल मेरिट में। तो अगर आपकी 135 पर मेरिट लगी प्री एग्ज़ाम की और आपके नंबर है 145 प्लस, तब जा करके आप सेफ अपने आप को जोन में कह सकते हैं। अगर आपका रिटन क्लियर हो गया 2-3 नंबर ऊपर आकर के, तब आप भूल करके भी ये मत सोचना कि मेरी तो नौकरी लग गई। समझ में आई? पहली चीज़ जो मैंने तुम्हारे सामने क्लियर की है, प्री मेरिट में और फाइनल मेरिट में 8 से 10 नंबर का हाइक होता है, ठीक। अब पर सब्जेक्ट बात करते हैं। पर सब्जेक्ट हम क्या चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ समझो। सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में और जीएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि तुम्हें कैसे इस डिज़ायर्ड स्कोर पर पहुंचना है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं रीजनिंग और जीएस के बारे में। क्योंकि फिर मेन सब्जेक्ट जो मेरा इंग्लिश है, जो मैं पढ़ाता ही हूं एप्लीकेशन पे, हमारे सारे बैचेस रन हो ही रहे हैं, वहाँ पर तो इंग्लिश के बारे में तो मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के बारे में यहाँ पर देखो कि रीजनिंग के बारे में मोस्टली बच्चों की थॉट्स क्या रहती हैं। वो सोचते हैं रीजनिंग तो आसान है यार, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम करेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे। और इसी धोखे में बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये कर जाते हैं कि रीजनिंग को हल्के में लेने के चक्कर से मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये सोचेंगे कि रीजनिंग तो हल्का सा ही है, वो हो जाएगा, तो 2 बड़े नुकसान होंगे इस थिंकिंग के। पहला जो नुकसान होगा इस थिंकिंग का वो क्या है, समझो। पहला नुकसान होगा कि आपके मार्क्स रह जाएंगे 30 to 33, बस यहीं पर सिमट के रह जाएंगे। और 30 to 33 मार्क्स में और 48 मार्क्स में कम से कम 15 से 16 नंबर का अंतर है, और ये ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
जब बच्चा रीजनिंग की तैयारी करता है तो 48 नंबर्स उसके कहीं नहीं जाते, और अगर हमारे पास 3 मंथ्स हो प्रिपेयर करने के लिए तब तो यार कोई परेशानी ही नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि चलो हम रीजनिंग कर ही लेंगे, इसको तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चे लॉस उठाएंगे और बहुत बड़ा लॉस उठाएंगे। हो सकता है उनके हाथ से एग्ज़ाम चूक भी जाए। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है रीजनिंग को ना करने का डेली, ठीक है, रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 1 आवर डेली रखना है, जिसमें आप 15 से 20 मिनट, जिसमें आप 15 से 20 मिनट तो कोई सिंपल, कोई सीधी सादी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखें 15 से 20 मिनट, और बाकी आधे से पौना घंटा आप किस में देंगे? केवल और केवल प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर चीज़ें डिस्कस करने में देंगे। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब दूसरा नुकसान जो मैंने बताया था वो क्या होता है? वो होता है टाइम का। जहां रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम सफिशिएंट होता है, वहां बच्चे कहते हैं कि सर रीजनिंग टाइम ले गई और ये तो हमारे 45 मिनट्स खा गई। मतलब 25 से 30 मिनट के पेपर के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, और ये मोस्टली बच्चों की शिकायत रहती है कि सर रीजनिंग टाइम ले रही है। वो टाइम एक्चुअल में नहीं ले रही, वो एक्चुअल में हमारी लापरवाही है कि हमारी थिंकिंग कुछ इस तरह की थी कि रीजनिंग तो हो जाएगी। उस चीज़ का नुकसान है। और पता है ये मार्क्स खोने का नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना टाइमिंग का नुकसान होता है। आपने यहाँ पर 15 मिनट का लॉस कर दिया अपना। बहुत सीधी सिंपल सी बात समझ के चलो, आपने यहाँ पर अपना रीजनिंग में 15 मिनट का लॉस कर दिया, और ये 15 मिनट का लॉस रिजल्ट क्या होगा? इंग्लिश में जो बच्चे जिनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंशन का सेंस अच्छा नहीं होता है, उनको पैसेज पढ़ने में समय लगता है, ये जो 15 मिनट यहाँ से निकल के गई ना तुम्हारी, ये इंग्लिश में तुम्हें नुकसान देंगी, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। जीएस फिर भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश परेशान करेगा। वहाँ तुम्हारे सर पर बन जाएगा प्रेशर कि यार टाइम अब कम रह गया, अब इंग्लिश कैसे अटैम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश में से कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो ये तो टोटली तुम पर डिपेंड करता है, तुम किस में कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसमें हम टीचर्स क्या सलाह देंगे ये डिपेंड नहीं करता इस बात पर। तुम जिस भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील करो उसी सब्जेक्ट को पहले उठा करके चल दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट उठाओ उसकी टाइमिंग तुम्हें देखनी है। टाइम मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं कि जब हम डेली प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, इमेजिन करें कि आप आधे से 1 घंटा रोज़ रीजनिंग को देते हैं, ठीक है, और 15 से 20 मिनट आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कोई एक, और बाकी आधे घंटे से प्लस आप केवल प्रैक्टिस सेट्स के, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन सोल्व करने में लगाते हैं, ठीक है, तो आपके नंबर 45 प्लस सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपके मार्क्स 45 प्लस सिक्योर हो जाए तो आप रीजनिंग में एक पॉजिटिव स्टेट्स में आ जाते हैं। ना केवल मार्क्स सिक्योर होंगे, उसके बाद में आपको ये भी देखना है, ये भी नोटिस करना है कि आपका जो पेपर है, 50 जो क्वेश्चंस हैं वो 25 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएं। 30 मिनट भी नहीं लगे, 25 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएं, ये कोशिश करें। रही बात जीएस के क्वेश्चंस की, तो जीएस आप जैसे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जीएस आप जैसे भी पढ़ेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं कि जीएस में आपको 15 मिनट्स सफिशिएंट होती हैं, ठीक है, 15 मिनट्स जो है आपकी काफ़ी होती हैं जीएस को अटेम्प्ट करने के लिए। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, 15 नहीं तो 20 मिनट्स भी सफिशिएंट हो जाएंगी। तो 10 मिनट तो आप जीएस में से ही बचा लेंगे इंग्लिश के लिए, और यहाँ से जो आपका आधा घंटा निकल गया पूरा, और यहाँ पर भी आधे घंटा निकल गया पूरा, लेकिन यहाँ से 10 मिनट बचा ली, तो इसमें आपके लिए इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर प्लस टाइम रह जाएगा। अगर आपने 1 आवर प्लस टाइम बचा लिया, दैट मीन्स 5 या 10 मिनट फालतू बचा ली, चाहे जीएस में से बचा लें चाहे रीजनिंग में से बचा लें, तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि आपके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन जो सही होने हैं वो भी सही नहीं कर पाएंगे, और बाद में आकर के अपना माथा पकड़ेंगे कि यार ये कैसे गलत हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये पहला सबसे बड़ा लॉस होगा अगर तुम्हारे अंदर ये थिंकिंग होगी कि रीजनिंग तो हो जाएगी। ये अपने तो मार्क्स खोएगी ही, साथ में तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स भी खो देगी और टाइम खा जाएगी। तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में मत लेना। अगर तुम्हें अपने टाइम की फिक्र हो तो हल्का सब्जेक्ट है लेकिन हल्के में मत लेना, ठीक है। खुद परेशान नहीं करेगा लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को मार जाएगा। पहली चीज़ तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। तो रीजनिंग और जीएस के बारे में जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, एक बार ये बता दो, तुम्हें क्लियर हो गई कि ये चीज़ें। रीजनिंग के लिए 3 मंथ्स हमारे पास है, रिटन के लिए पूरे 3 मंथ्स है। तो
मुझे नहीं लगता कि जो मैंने चीज़ तुम्हें बताई है उसमें किसी को कोई समस्या होने वाली है। एक बार जल्दी से कंफर्म करो आंसर करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी से बताओ, आंसर करो, जो चीज़ मैंने बताई क्लियर हो गई क्या? थोड़ा सा रिटन के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा स्किल टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ, 3 मंथ सफिशिएंट है अगर हमारा गाइडेंस अच्छा हो। देखो, अगर हमारे टीचर हमें सही से गाइड ना करें ना, तब भी गड़बड़ हो जाती है। और अगर बच्चे का डेडिकेशन ठीक नहीं है, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। किसी एक चीज़ की भी कमी होती है ना, चाहे टीचर का गाइडेंस ठीक ना हो, चाहे बच्चे का डेडिकेशन ठीक ना हो, तो नुकसान होना ही है। और बच्चे को तो नुकसान होता ही है, टीचर को भी नुकसान होगा। भाई, तुम्हारे पास टीचर्स, जितने भी हम टीचर्स हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई, टारगेट तो ये होना चाहिए कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो टीचर्स का तो टोटल लॉस यही है कि उनका नाम नहीं बन पाएगा। सीधी सीधी सी सिंपल सी बात है। तो ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी। इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है? तो देखो, जो मेरे सिंपल बैचेस हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स सिंपली हैं एप्लीकेशन पर, उन्हें सबको पता ही है कि मैं इंग्लिश को 2 लेवल पर कवर करा रहा हूं। ठीक है, यहां पर पहला लेवल आता है ग्रामर का या बेसिक्स का, और दूसरा नंबर आता है प्रैक्टिस का। ये 2 लेवल पर मैं चल रहा हूं। अगर अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जैसे मेरे पास 3 महीने अभी हैं, ठीक है, बैचेस मेरे पास सारे रनिंग हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं, सभी तुम लोग जानते हो। जो बच्चे ऐप पर है उन्हें तो पता ही है सब कुछ। अगर इस टाइम कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर, ग्रामर के चैप्टर्स या ग्रामर के बेसिक्स हमें समझ में नहीं आते, हमें टेंस नहीं आते, और वो मुझसे कहता है सर लाइव बैच शुरू कर दो ग्रामर का, और हम आपके साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई बच्चा अपने टीचर के लिए, मेरे लिए कितना भी डेडिकेटेड है, लेकिन अगर वो मुझे अभी इस पॉइंट पर, जब हमारे पास केवल 3 मंथ्स बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, अगर वो मुझे ये कहता है कि सर ग्रामर का नया बैच शुरू कर दो, तो लाइव शुरू कर दो, तो वो पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी इस टाइम। मैं ये कहूँगा, मेरे पास में सभी चैप्टर्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। मैंने अपना एक एक रूल बहुत डेडिकेशन से, बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अभी मत करो। अगर अब तुम अब से 3 महीने पहले मुझे कहते कि सर लाइव शुरू कर दो, तो मैं समझ जाता, लेकिन अभी 3 महीने के लिए तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न सुनो। अगर मैं अभी लाइव बैच शुरू करता हूँ तो 3 मंथ्स मिनिमम लाइव मांगता है, और अगर मैं 3 महीने तुम्हारे ग्रामर में ही खा जाऊं, अगर मैं तुम्हें 3 महीने ग्रामर पढ़ाने में ही ले जाऊं, तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मारे जाओगे। डेडिकेशन, गाइडेंस पूरा है मेरी तरफ से, लेकिन समय कम होने की वजह से चोट खाओगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 3 मंथ्स लाइव जाने के बजाय, ठीक है, 15 to 20 डेज 15 to 20 डेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट की तरफ मूव करो। कुछ समझ में आ रहा है? आपके पास में जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट, रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ मूव करो, और 15 to 20 डेज में अपनी सारी ग्रामर फिनिश करो। नो मैटर व्हाट, खाना खाया या नहीं, नहाए धोए या नहीं, कहीं और गए या नहीं, लेकिन किसी भी हाल में ये सारे चैप्टर्स पूरे करके आओ 15 से 20 दिन के अराउंड। ठीक है, किसी भी तरीके से करो। डाउट्स होंगे कोई तो वो मैं बताऊंगा ही तुम्हें बैच में, ठीक है, लाइव बता दूंगा, है ना, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स में बता दूंगा, या किसी भी तरीके से जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो मैं तुम्हारा क्लियर करूंगा। ठीक है, किसी भी रूल में हो, एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में हो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, वो क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में छोड़ते रहना, तुम सारे मिल जाएंगे। अब मैंने 15 से 20 दिन में ग्रामर बांध दी। वोकैबलरी का तो तुम्हें नियम मैंने बता ही रखा है, डेली 25 से 30 वर्ड करते रहना, वो नियम अलग है। वोकैबलरी का वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट्स जो हम बैच में कर रहे हैं, जिसे मैं एडवांस बैच कहता हूँ अपना इंग्लिश का, ठीक है, उसमें आपको 2.5 मंथ्स देने हैं। कुछ समझ में आया? 3 मंथ्स में से आधा मंथ तो मैं ले गया किसमें, ग्रामर में, और आपको 2.5 मंथ्स प्रिपेयर करने के लिए मैं कह रहा हूं केवल प्रैक्टिस सेट्स। मेरे साथ लाइव रहो इसमें डेली। जो प्रैक्टिस सेट्स मैं करा रहा हूं वो तो करो ही करो, उसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास समय बच जाता है, वैसे तो देखो 4 सब्जेक्ट हैंडल करने के लिए हैं, बाकी एसएससी के एग्जाम्स देख लो तो वहां पर मैथ आ जाता है, यहाँ पर मैथ की जगह शॉर्ट हैंड हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। सब्जेक्ट 4 ही हैं अब भी, ठीक है, जितना मैथ का लोड है उतना ही शॉर्ट हैंड का लोड है। सिमिलर चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे टफ पूछ लिया है, ईजी पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक,
तो 2.5 मंथ्स में हम प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल 100 क्वेश्चंस वाले सेट जो कि प्योरली एसएससी स्टेनो के होते हैं प्रीवियस ईयर के, और 200 क्वेश्चंस वाले सेट जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं क्लास में उन्हें पता होगा। 200 क्वेश्चंस वाले सेट मतलब बड़े बड़े सेट्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर पाते हैं उसमें तुम्हें कुछ नया पता लग पाए मेरी तरफ से कि हाँ पेपर में ये स्टेप मुझे अपनाना है, वो हम डेली कर रहे हैं। ये चीज़ करने का, प्रैक्टिस को ज़्यादा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। आपका टाइम जो एग्ज़ाम में है वो मैनेज होने लगेगा। टाइम मैनेज होने का मतलब क्या है? टाइम मैनेज होने का मतलब ये है कि एक बच्चा तो कहता है कि सर आता तो पूरा सब्जेक्ट था, आता तो पूरा सिलेबस था, लेकिन समय कम रह गया। अगर मुझे 1 घंटे से 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती तो मैं सारे पैसेज कर पाता, सारा का सारा, सारी की सारी इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाता, लेकिन मेरे पास समय कम रह गया। कुछ तो रीजनिंग ने समय खा लिया और कुछ जीएस मार गई। तो इस तरह का स्टेटमेंट बच्चों का होता है एग्जाम में बैठने के बाद। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 12-13 साल हो गए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाते हुए, एसएससी और यूपीएससी के लिए। उसके बाद का जो अनुभव है ना वो बता रहा हूँ। बच्चे आकर के कहते हैं सर टाइम कम रह गया, हम या तो पैसेज नहीं देख पाए या कुछ और नहीं देख पाए। ये सच्चाई है। एक तो बच्चा ये कहता है कि सर आता तो सब था लेकिन समय कम रह गया, और एक बच्चा ये कहता है कि सर मेरा तो 45 मिनट में, या 45 चलो टीचर्स के अकॉर्डिंग ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग मैं 50 मिनट लिख देता हूँ। बच्चा कह रहा है सर 50 मिनट में तो मैंने इंग्लिश ही सारी अटेम्प्ट कर ली थी अपनी, बाकी बचे समय मैंने रीजनिंग ले ली, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस वैसे रीजनिंग की नहीं की थी, और जीएस ले ली, मुझे समय पूरा रहा। तो यहाँ से समय बच गया। बच्चे ने यहाँ पर 50 मिनट में सारा का सारा सेट अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो 1 घंटा 10 मिनट है और ये जो 50 मिनट है, इन दोनों टाइमिंग के बीच में क्या है? इन दोनों टाइमिंग के बीच में 20 मिनट का अंतर है। एक तो 10 मिनट वो एक्स्ट्रा 1 घंटे के बाद की, और यहाँ से 1 घंटे से 10 मिनट कम, तो ये 20 मिनट का गैप है। ये 20 मिनट का गैप क्या है? ये 20 मिनट का गैप बस ये है, रेगुलर प्रैक्टिस। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस सेट करेंगे, या ऐसे कहूँ मैं, जब आप ग्रामर का पूरा बैच करके आएंगे या बेसिक पूरे पढ़ के आएंगे, तो आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में ये एहसास हो जाएगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा। रियलिटी बता रहा हूँ, जो बच्चे ग्रामर करके आते हैं, वोकैबुलरी सारी याद करके आते हैं, 3-4 हज़ार वर्ड याद कर लिए, और उसके बाद पहला प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट किया, चाहे वो 100 क्वेश्चन का किया, चाहे वो 50 क्वेश्चन का किया, चाहे वो 200 क्वेश्चन का किया, अटैम्प्ट किया, लेकिन अटैम्प्ट करने के बाद मन में फीलिंग क्या आई? यार अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, नंबर कैसे आएंगे, पेपर कैसे क्लियर होगा? तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ग्रामर को 2-3 महीने देने की गलती मत कर देना। ग्रामर किसी तरह से 15-20 दिन या 25 दिन में फिनिश करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा समय तो कम लगने लगेगा पेपर में, सब्जेक्ट में, और एग्जाम का स्कोर हाई होता रहेगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग कम होती रहेगी, पॉजिटिव स्कोर बढ़ता रहेगा। केवल एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यही बेस्ट टिप है मेरी तरफ से, और यही सबसे इफेक्टिव ट्रिक भी है। समझ गए? अगर किसी ने इस चीज़ में शॉर्टकट लेने की गलती की, या कोई इस तरह की चीज़ों पर आ गया जो किसी के मन में आ गई कि कहीं से किसी ने ये वीडियो देख ली यूट्यूब पर कहीं पर कि ये 100 या 150 रूल याद कर लो ग्रामर के, और इससे तुम्हारे ग्रामर की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ वोकैबुलरी याद कर लेना और बस तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, तो ये चीज़ तुम्हें इतनी बुरी चोट देगी, ये बात मैं बता रहा हूँ, कि तुम रिग्रेट करोगे पूरे साल। और अगले साल एग्ज़ाम में बैठते हुए डर लगता ही है। तुम्हें पता है जब एक बार हार मुंह लग जाती है तो उसके बाद में नतीजा ये होता है कि अगली बार डर बैठ जाता है मन में, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। समझ गए? ये है मेरी तरफ से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए कि अब तुम 3 महीने में क्या स्टेप्स लोगे। अगर तुम ये स्टेप लेते हो तब तो चीज़ें ठीक है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होने वाला है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। शॉर्टकट जो लेगा वो मरेगा, ये बात साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस सेट्स को देना है। यही चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है, और जीएस में तो बस पढ़ते रहना है। देखो जीएस तो रीडिंग पोर्शन है, चाहे तुम वन लाइनर से पढ़ो, चाहे तुम थ्योरेटिकल से पढ़ो, चाहे तुम फैक्चुअल पढ़ो, चाहे तुम जनरल अवेयरनेस की सारी डिटेल्स पढ़ो, वो तो तुम पर है। अपने जीएस के टीचर से आप पूछेंगे इस बात को। ठीक है? अब
ये तो हुई रिटन एग्ज़ाम की बात कि रिटन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। डरना नहीं है, डरोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला जीवन में। मैं केवल रियलिटी तुम्हें इसीलिए बताता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। और कोई कारण नहीं होता मुझे तुम्हें स्ट्रेट बातें बताने का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। इससे पहले मैं स्किल टेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करूँ, कोई मुझे बताए कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं क्या? सभी को आंसर करें ज़रा, जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक की चीज़ें कवर हो गई हैं? बहुत अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया। आज की क्लास में जो लाइव है उन बच्चों को आज बहुत फ़ायदा होने वाला है, मोटिवेशन भी मिलेगा, एक स्पार्क भी मिलेगा। बस उस स्पार्क को, उस चिंगारी को बनाए रखना, जमे रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आज हमको मोटिवेशन मिल गया, आज हम सुपर पावरफुल हैं, आज आई एम लाइक अ सुपरमैन और आज ही मैं सब कुछ कर दूंगा, सारे चैप्टर्स, सारे रूल्स आज ही फिनिश करके गिर दूंगा। नहीं, इस फीलिंग से मत चलना, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल में रखना, ठीक है। ये मेरी सलाह है तुम्हारे लिए। रिलैक्स माइंड से चलना है, बिल्कुल तुम्हें रिलैक्सेशन हो, हर तरीके से तुम्हें कोई भी नेगेटिव गाइडेंस में तुम ना पड़ो, समय का सदुपयोग करो। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बार बार तुम्हें गाइड करने के लिए। तो रिटन एग्जाम की 3 मंथ की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस चीज़ से हमें बचना है, किस चीज़ को हमें बिल्कुल नहीं करना और किस चीज़ को हम करेंगे तो हम अपना ना केवल प्री मेरिट में जो पहली मेरिट लगेगी बल्कि फाइनल मेरिट में भी अपना नाम लिखवा सकेंगे। उसके लिए जो जो स्टेप्स थे मैंने तुम्हें सारे बता दिए। रिटन एग्जाम के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है। शॉर्टकट मैं कभी फॉलो नहीं करता, ना मैं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट शॉर्टकट फॉलो करे। इस बीच भले ही उसे कुछ एग्जाम्स की कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन अगर वो डेडिकेशन से रेगुलरली चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहेगा और सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, एग्जाम्स पर नहीं, ठीक है। एक बार टारगेट ज़रूर चुनना है, लेकिन सब्जेक्ट पर अगर कोई बच्चा फोकस करेगा तो उसके लिए एग्ज़ाम निकालना चुटकियों का खेल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि स्किल टेस्ट के लिए हमारे पास 5 to 6 मंथ्स मौजूद हैं और हम कैसे स्किल टेस्ट को 5 to 6 मंथ्स में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्किल, अगर मैं सी ग्रेड की बात करूं तो सी ग्रेड के लिए मुझे चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, ठीक है। टाइपिंग 40 मिनट्स की हो जाती है ना, 40 मिनट्स की हो जाती है। और अगर मैं डी ग्रेड की बात करूं तो हमें चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड और इसके अलावा टाइपिंग हो जाती है हमारी 50 मिनट्स में। तो ये हमारा जनरल रूल है जो हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो? स्ट्रैटेजी फिर से वही, एक तो आपको मूव करना है बेसिक के साथ, जो भी आपका बेसिक है, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद एक आता है एडवांस्ड जिसे हम स्पीड प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक में अगर मैं अपनी जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो पिटमैन है और एडवांस में केसी से हम डिक्टेशंस करते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं अपने खुद के स्किल टेस्ट की भी बात करूँ तो मुझे 3-4 बार मैं स्किल टेस्ट में जब भी बैठा हमेशा कैलाश चंद्रा का स्ट्रेट सिंपल डिक्टेशंस आई हैं और कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला जाता, ठीक है। केसी का होता है। अब बात यह है 5 to 6 मंथ्स है, कैसे तैयारी करूँ, स्पीड पर कैसे पहुँचूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, पिटमैन को प्रिपेयर करने में जो हमारा समय जाता है, अगर हम लाइव क्लास की बात करें तो 2 से 3 महीने बेसिक हमें लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूरे साल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस में स्पीड प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा क्योंकि अभी हमारे पास समय केवल 6 मंथ्स ही रह गया है, तो आप इसको 1 मंथ से ज़्यादा मत दो। और सब कुछ रिकॉर्डेड भी है बैच में, लाइव के लालच में मत पड़ो, डाउट्स हो तो वो पूछ लो, ठीक है। ये मेरा कहना है। 1 मंथ के अराउंड दो, 1 मंथ में अपनी पिटमैन कंप्लीट करके आ जाओ, फिर आ जाओ इस मोड पर। यहाँ पर हम करते हैं प्रैक्टिस जो कि होती है कैलाश चंद्रा या रामधारी जो हिंदी में होती है ना, कुछ भी हो। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड हो या फिर हिंदी की शॉर्ट हैंड हो, स्टेप एक ही फॉलो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या फॉलो करना है भाई? हमारा टारगेट तो यही है कि किसी तरह से 80 या 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाए,
ठीक है, यही हमारा सबका टारगेट है और ये हमारी कंसर्न भी है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ज़रूर हो पाएगा, देखो सीधी सिंपल बात है, बट आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट के बाद तो तुम 8 से 10 घंटे दे ही पाओगे, रिटन के टाइम पे तुम इतना टाइम नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं। ठीक है, तो आवर्स बढ़ा देना, प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो जनरली मैं सीधा सीधा यही बताता हूँ, चाहे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में बताऊँ, चाहे मैं लॉन्ग वीडियोज़ में बताऊँ, मैं यही बताता हूँ कि देखो एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में तुम इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, जीएस कर लो, कुछ भी कर लो, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में नॉर्मली 1 साल लगता है। लेकिन मैं वहाँ पर साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अगर आप 1 साल लगा रहे हैं तो वहाँ पर 2 से 3 आवर्स ही हम दिन में उस सब्जेक्ट को देते हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूँ। कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, पता नहीं कैसे बायस्ड माइंड के साथ या एक तरह से प्रेजुडाइज्ड थिंकिंग के साथ में कुछ भी कमेंट्स यूट्यूब पर कर देते हैं। सिंपली मुझे अभी एक रिसेंटली कमेंट आया मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पर के, जहाँ पर मैंने बताया था कि भाई 1 ईयर अगर आप 2 से 3 घंटे देते हैं किसी सब्जेक्ट को तो आपको 1 ईयर नॉर्मली लगता है, आप सिंपल स्पीड से अगर चलते हैं बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस के। तो मुझे बच्चा कह रहा है कि सर आप बिना बात बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं, हम 3 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए कभी ठाकुर द्वारा। इस तरह की कमेंट मेरी यूट्यूब शॉर्ट पर पड़ी हुई है, जा करके देख लेना। तो देखो भाई, अगर ठाकुर द्वारा आने की मुझे ज़रूरत कभी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, बट बेसिक सी चीज़ ये है, सिंपल सी चीज़ है। ठाकुर द्वारा एक सिंपल एग्जाम्पल है जहाँ पर अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार बिल्कुल हो जाएगा, 3 महीने में 6 महीने में आराम से तैयारी हो जाएगी। बट बात तो वो है ना कि यार तुम्हें इसके लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। अब 12 आवर्स तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यार फिर बाकी के सब्जेक्ट का क्या करोगे, रिटन कैसे निकालोगे, खाली स्किल टेस्ट से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इस चीज़ को देखो। तो यार 3-4 महीने तो कहना बेवकूफ़ी ही होता है। 6 महीने को मैं एक बार कह लूँ कि भाई ठीक है 7-8 महीने पढ़ लेना डेली, सॉरी 7-8 घंटे पढ़ लेना डेली और 6 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यार 3 महीने में कह दूँ कि 3 महीने में तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिना बात के चैलेंजेस और मार्केट में फैला रहा हूँ कि यार इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो यार मैं कई बार बहुत से बच्चों के फ्यूचर से खेल जाऊँगा ऐसे। क्योंकि देखो अपवाद हर जगह होता है, 100 में से 1 या 1000 में से 1 बच्चा तो बिना टीचर के गाइडेंस के भी कवर कर जाएगा, उसे टीचर की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन क्या इस एक बच्चे के हिसाब से मैं यहाँ पर जनरल सलाह दूंगा यूट्यूब पर या फिर अपनी एप्लीकेशन पर? मैं तो सबके हिसाब से बोलूँगा ना, जो किसी बच्चे को टेंशन ना दे। मैं तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। मुझे पता है 2-3 घंटे डेली पढ़ो, 1 साल, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल में आराम से तुम बिना किसी चिंता के क्लियर कर जाओगे। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर, फिर भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा बताओ कि हाँ प्रिपरेशन में हमारी स्पीड आ जाए, तो देखो इसके लिए एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। अगर ये स्टेप तुम्हारे लिए काम नहीं करता तो शायद पॉसिबिलिटी यही है कि शायद कोई भी स्टेप तुम्हारे लिए काम ना करे। देखो सिंपली बता रहा हूं, आपको क्या करना है, जो मेरा स्ट्रेटजी रहती है एप्लीकेशन पर वही स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूं। 100 to 150 डिक्टेशंस रैंडम चुन लो, ठीक है, कोई भी हो सकती है, वो रामधारी गुप्ता की होती है, कैलाश चंद्रा की होती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। 100 to 150 डिक्टेशंस रैंडमली चुन लो। इन अभी मुझसे कुंदन ने क्वेश्चन पूछा था, अदर स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो कि सर कैसे करना है, कैसे करूं, कि समय है, आप बस गाइडेंस दो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखो सब कुछ तो तुम कर ही लोगे, ये मुझे पता है, बहुत मेहनत से, बहुत मन से मेरे पास आए हो, सब कुछ तो करोगे ही, इसीलिए आए हो, ठीक है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि तुम्हें उल्टी सीधी बातें ना पढ़ाऊँ, उल्टी सीधी पट्टियाँ ना पढ़ाऊँ, सीधी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे पास स्किल टेस्ट के लिए अभी 6 महीने हैं, जिसमें से हमने 1 महीना अपना बेसिक का निकाल दिया, और जो बच्चे बेसिक कर चुके हैं उनके वो तो टेंशन फ्री हो जाओ, उनके लिए तो 6 मंथ्स काफ़ी है, ठीक है। डेली 3 to 4 आवर्स निकाल लो और 150 के अराउंड डिक्टेशंस रैंडम चुन लो। मैं भी अपने बैच में 100 to 150 रैंडम डिक्टेशंस रखे हुए हूँ। बच्चे पूछते हैं सर आपकी ये डिक्टेशन का नंबर कौन सा है, कौन सी वॉल्यूम की डिक्टेशन है, तो देखो मैं कहता हूँ मेरी डिक्टेशन भूल जाओ, तुम मेरी डिक्टेशन तो केवल इसलिए करोगे क्योंकि मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ, एक एक वर्ड को समझाता हूँ वहाँ पर कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगी, आउटलाइन ऐसे बनेगी,
ठीक है, वो तो इसीलिए तुम चुनोगे, नहीं तो अपनी मर्जी से अगर तुम खुद कर सकते हो तो खुद से कर लो, मेरे बैच में आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बैच की नीड तुम्हें केवल तभी होगी जब तुम्हें एक एक लाइन में एक एक वर्ड परेशान कर रहा है और शुरुआत में तुम्हें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें चाहिए कि अगर तुम अटक जाओ तो कोई तुम्हारी उंगली पकड़ के थोड़ा सा आगे वो कर दे, तुम अटको नहीं, तुम्हारा माइंड स्ट्रेस में ना आए और तुम बस लगातार चलते रहो। इसके लिए तुम्हें टीचर के बैच की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मोस्ट वेलकम, यही स्ट्रैटेजी होगी मेरे बैच में भी जो मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी रैंडम डिक्टेशन उठा लेना, कोई भी रैंडम वॉल्यूम्स उठा लेना। अब उनमें से 100 डिक्टेशंस को ऐसा करो कि आपने उनकी सारी आउटलाइंस अच्छे से बहुत ही तरीके से कर ली। जैसे एक वर्ड है विद रिगार्ड टू, ठीक है, विद रिगार्ड टू, आपको पता है कि विद रिगार्ड टू अलग अलग वर्ड्स तो आउटलाइंस तो बन भी सकती हैं, लेकिन विद रिगार्ड टू इकट्ठे में हम डब्ल्यू का स्ट्रोक और रिगार्ड का जी आर, बस री को छोड़ करके जी आर को आधी लेंथ का बना देते हैं और इसी में टू जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस फ्रेज में टू होता ही है, तो अगर तुम ना भी बनाओगे तब भी टू पढ़ा ही जाएगा। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, समझ गए? तो ये हमने विद रिगार्ड टू एक फ्रेज को इस तरीके से शॉर्ट हैंड में बनाया। हमने सारे के सारे अपनी 100 to 150 डिक्टेशंस जो भी हमने चुना था, अब वो टोटली हम पर डिपेंड करेगा कि हम इन डिक्टेशंस को कितने समय में कवर करते हैं। इन्हीं डिक्टेशंस को जब आपको आउटलाइन सारे क्लियर होने लगे, अभी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग करते हैं तब स्पीड प्रैक्टिस पर ना लगें। मेरी सलाह है केवल आउटलाइंस को सीखने पर ध्यान दें। किसकी आउटलाइंस क्या है? 2 वर्ड्स की आउटलाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि सर ये वर्ड भी थोड़ा इसी तरीके से बनता है, ये वर्ड भी थोड़ा इसी तरीके से बनता है, तो कैसे होगा कि मैं इनमें अंतर क्लियर कर लूँ? मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। तो इसके लिए ना तुम बस वेट करो, जमे रहो, और 2, 4, 10 डिक्टेशंस जब करोगे तो वो वर्ड्स रिपीट होंगे, तो उनमें अंतर कैसे होगा? जैसे ये वर्ड है, एक ओकेजन है, ऐसे बन जाएगा, एक एक्शन है, इस तरीके से बन जाएगा। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें तुम्हें लाइन पर लाइन से ऊपर बनेगा, किसमें कौन सा हुक कहाँ लगेगा, कौन सी चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ प्रैक्टिस से खुद ब खुद तुम्हारे माइंड में बैठेगी, स्ट्रेस नहीं डालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बिना स्पीड प्रैक्टिस के करीब 1 से 1.5 महीना केवल इसमें बिताओ कि जितनी ज़्यादा हो सके डिक्टेशंस कवर करो। हो सके तो 1 से 1.5 महीने में ये पूरी की पूरी कवर करो जो तुमने चुनी है, ठीक है। इनको ऐसे बिताओ कि आउटलाइंस मेरी क्लियर होने लगे, फिर तुम स्पीड प्रैक्टिस शुरू कर दो 1 महीने के बाद में, ठीक है। समय ज़्यादा लगेगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अगर तुम 100 to 150 डिक्टेशन चुन रहे हो और 1 महीने में उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हो बिना स्पीड प्रैक्टिस के भी, बस देखा और लिखा कॉपी कर रहे हो, बस केवल माइंड को, अपनी फिंगर्स को वर्ड्स और आउटलाइंस रटानी है, अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो तब भी तुम्हें 1-1.5 महीने के लिए अगर डेली दोगे तो मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे तुम्हें मिनिमम लगेंगे। ये सच्चाई है, ठीक है। तो चुनते रहो, आराम से लिखते रहो। जब आउटलाइंस क्लियर होने का मन में कॉन्फिडेंस आने लगे कि अब तो मैं बिना देखे भी लिख सकता हूँ, ऐसे केस में तुम स्पीड प्रैक्टिस शुरू करोगे। वहाँ पर तुम्हारे पास रिकॉर्डेड डिक्टेशंस होनी चाहिए, जो कि मैं अपने बैच में तो देता हूँ। 80 वर्ड्स पर मिनट पे और 100 वर्ड्स पर मिनट पे तुम्हारे पास रिकॉर्डेड डिक्टेशंस होनी चाहिए। पहली 25-30 डिक्टेशंस को तुम 80 वर्ड्स पर मिनट पे प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार 80 वर्ड्स पर मिनट की प्रैक्टिस पर मेरा हाथ बार बार रुक रहा है और मैं आउटलाइंस नहीं लिख पा रहा हूँ, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बस जो वर्ड्स लिख पाओ लिखते रहो, डिक्टेशंस को चलते रहने देना, ठीक है। बीच में स्ट्रेस नहीं हो जाना कि यार पेंसिल का रिफिल टूट गया या ये हो गया वो हो गया। डिक्टेशन को चलते रहने दो, उसे बार बार रिपीट मोड पे लगा दो, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक चलते रहने दो, क्योंकि अब तुम्हारा टारगेट ही स्पीड प्रैक्टिस है, तो चलते रहने दो। हो सकता है जब तुमने उस 5 मिनट की 10 मिनट की डिक्टेशन को लिखा, पहली बार लिखा, ठीक है, तो हो सकता है उसमें तुम केवल पूरे 800 वर्ड में 100 ही वर्ड लिख पाए हो, पहली बार में ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे दूसरी बार रिपीट करोगे तो ये गारंटी होगी कि ये 100 वर्ड 120 वर्ड हो जाएंगे, और इसके लिए तुमने कोई खास मेहनत नहीं की है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये आराम से 600 वर्ड्स तक आने लगेंगे। लेकिन स्पीड कम मत करना, मैं तुम्हें क्लियरली कह रहा हूं, ये 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कम स्पीड पे प्रैक्टिस मत करना। माइंड तुम्हें दुखी करे, माइंड तुम्हें परेशान करे, तुम्हें स्ट्रेस में डालने दो। डिक्टेशन चलते रहने दो, हाथ मत रुकने दो। मान लो तुम्हारा जैसे
आई विल हैव टू डू दिस, मुझे बेसिक वर्ड लिखना है, आई विल हैव टू डू दिस के बाद मुझे आई तो याद रहा, विल हैव टू याद नहीं रहा, और उसके बाद केवल डू याद रह गया तो डू लिख दो, और उसके बाद में दिस लिख दो, और फिर उसके बाद में फुल स्टॉप लगा दो। शॉर्ट हैंड में क्या क्या तरीके होते हैं ये सब तुम्हें पता ही है, डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बैच में अलग से डिस्कस करेंगे। तो बीच में जो 4 वर्ड छूटे उनके लिए परेशान नहीं होना, जो सामने वर्ड तुम्हारे माइंड को क्लियर हो रहा है, जो तुम्हारी फिंगर वर्ड्स को बना पा रही हैं, केवल उन्हें बनाओ, डिक्टेशन की स्पीड प्रैक्टिस चलते रहने दो। ये स्टेप जब तुम फॉलो करोगे तो फिर तुम धीरे धीरे 80 वर्ड्स पर मिनट पर कंट्रोल करने लगोगे। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है तुम 60 पर अटक जाओ या 80 पर अटक जाओ, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम ये कहोगे कि यार अब ऐसा लगने लगा है जैसे जब मैं डिक्टेशन लिखता हूँ जैसे मैं टाइम को जीत रहा हूँ। ये फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर कि यार जैसे मैं टाइमिंग को जीतने लगा हूँ। बट प्रॉब्लम वहीं आती है कि अब तुमने ठीक है 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर कंट्रोल कर लिया, अब जब वहाँ पर तुम स्किल टेस्ट में रियल में बैठोगे तो तुम्हें पता है कि आउटलाइंस जो होती है ना, या जो लाइंस होती हैं, जो हमारी स्पीकिंग की फ्लुएंसी होती है वो अप डाउन होती रहती है। तो ये जो 80 की स्पीड है ना, ये कई बार क्या होगा वो 90 पर पहुंच जाएगी, या 100 की जो स्पीड है वो 110 पे पहुंच जाएगी। ये ऐसा होगा पेपर में जब तुम स्किल टेस्ट में बैठोगे, और वहीं पर तुम्हारे फ्रेज में 3-4 वर्ड एकदम छूट जाएंगे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस है 80 पर, वहाँ पर वो 90 पे जाएगी या 110 पे जाएगी। तो ऐसे केस में तुम्हें इससे ऊपर की प्रैक्टिस ही लेकर के चलनी है 10-15 वर्ड की, क्योंकि फ्लुएंसी स्पीकिंग की ऊपर नीचे होती रहती है। अब तुम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वो तो भाई लास्ट में 10 मिनट मैच करके दिखा देंगे कि भाई हमने तो 10 मिनट में बोला, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे की हाइक्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं भी अपनी जो रिकॉर्डिंग्स देता हूँ 80 वर्ड्स पर मिनट की या 100 वर्ड्स पर मिनट की बैच में, वो उसमें तुम नोटिस करोगे कि कई बार तो मैं बहुत धीरे चलूँगा, कई बार मैं एकदम हाइक पे आऊँगा। तो इस तरह से 5-10 वर्ड पर मिनट की स्पीड बढ़ के आती है जब हमें पेपर में स्किल टेस्ट बोली जाती है। तो हमें अगर 80 का क्लियर करना है तो 90 तक हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ में आ रही है बातें? तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले स्टेप हो जो भी तुमने डिक्टेशंस चुनी, समझना बात को। अब जब मैं बता रहा हूं जो भी तुमने डिक्टेशंस चुनी है उनका सबसे पहला तुम्हारा स्टेप्स ये होना चाहिए कि स्पीड प्रैक्टिस मत करो, भले ही तुम्हारी स्पीड ना आ रही हो। आउटलाइंस को केवल क्लियर बनाने पर ध्यान दो, क्रिस्प बनाने पर ध्यान दो, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। फिर धीरे धीरे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ होने लगा है अब तो, तब जा करके तुम थोड़ी सी स्पीड प्रैक्टिस करना शुरू करो 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट पर। ये तुम्हारे बेसिक स्टेप्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक होने लगेगी, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो फिर तुम इनमें से रैंडम डिक्टेशन उठाने लगो। अभी तो तुम लाइन से डिक्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे, इन्हीं में से रैंडम डिक्टेशन को उठाने लगो। एक समय ऐसा होगा, डेडिकेशन पर तुम्हारे डिपेंड करेगा, किसी बच्चे को ये समय लाने में 1 साल भी लग जाएगा, किसी बच्चे को ये समय लाने में केवल 10-15 मिनट लगेंगी, ठीक है। अब सॉरी 10-15 मिनट बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को ये समय लाने में केवल 2 से 3 महीने या 6 महीने ही लगेंगे, ठीक है। ये बात देखना। अब जैसे तुम्हारी डिक्टेशंस आने लगी, तुमने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, ठीक है, तुम्हें परेशानी अब कोई हो नहीं रही है, तुम 100 पे भी लिख रहे हो, 110 पे भी लिख पा रहे हो, तो अब चैलेंज ये आता है सर हमने तो 100-150 डिक्टेशन ही प्रैक्टिस करी, अब मान लो किसी और वॉल्यूम से या कोई और डिक्टेशन आ गई तो तुम नोटिस करना 100 डिक्टेशन नहीं, 50 डिक्टेशन ही जब तुम करोगे ना, उसके बाद जब तुम 51 डिक्टेशन पे पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें पूरे 800 वर्ड की डिक्टेशन में या पूरे 1000 वर्ड की डिक्टेशन में केवल 40 से 50 वर्ड ही नए मिलेंगे, और ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तुम खुद आजमाना इस चीज़ को, 40 से 50 वर्ड ही नए मिलेंगे। और हर नया वर्ड तुमसे, जब तुम्हारी स्पीड प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, हर नया वर्ड तुमसे बनाया ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप इनमें से आराम से 25 वर्ड्स जो हैं लिख पाएंगे, कवर कर पाएंगे, जब आपकी बाकी सारे वर्ड्स ठीक से क्लियर हैं, बाकी सारे फ्रेजेस ठीक से क्लियर हैं। तो बचे कितने? 20 से 25 वर्ड। अगर आपके 800 वर्ड में से, 1000 वर्ड्स में से 20 से 25 वर्ड छूट जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम आपका तब भी क्लियर होगा। भाई 40 से 50 वर्ड की माफ़ी तो होती ही है, 5% की या 7% की माफ़ी होती ही है। अगर आपके पूरी डिक्टेशन में से 20 से 25 वर्ड ही छूट रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट हैंड को देखते ही पहचान लेते हैं कि वो वर्ड एक्चुअल में है क्या, वो फ्रेज एक्चुअल में है क्या, और फिंगर्स फटाफट से उसे टाइप कर दें। तो इसीलिए आपकी 30 के अराउंड स्पीड टाइपिंग की भी होनी चाहिए, तो क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग की स्पीड कम हो जाती है। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई 800 वर्ड को 50 मिनट में टाइप करना है तो निकल के आएगी स्पीड 16 या 18 वर्ड्स पर मिनट की ही। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइपिंग की स्पीड इतनी लेकर के जाओगे पेपर में, नहीं, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लेकर के जाओगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में
कन्वर्ट करने में अपने माइंड में वर्ड्स को थोड़ा समय लगेगा, तो स्पीड घटेगी। इसीलिए तुम्हें 30 वर्ड्स पर मिनट की अपनी टाइपिंग की स्पीड भी रखनी चाहिए। रही बात टाइपिंग की, कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगी, लास्ट के 2 से 3 महीने में टाइपिंग करना, उससे पहले टाइपिंग पर ध्यान मत दो, या ऐसा कह सकता हूँ कि रिटन के बाद टाइपिंग पर ध्यान देना, अभी ध्यान मत दो, रिटन तक अपने बाकी सब्जेक्ट्स देखो। ठीक है, ये मेरी तरफ से स्टेप्स हैं। तो अब तुम बताओ, तुम्हें इसके अलावा क्या क्वेश्चन मन में रह गया है जिसे मुझे अब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मैं अब अपनी क्लास ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूं। ठीक है, इसी के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया था। ठीक है, बताओ। पिटमैन के बाद बच्चे का लेवल क्या होता है, अमन का क्वेश्चन है। तो देखो अमन, सीधा सा आंसर क्वेश्चन का है कि पिटमैन के बाद बच्चे का लेवल कुछ भी नहीं होता है। पिटमैन में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन स्पीड बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, हाँ नॉन मैटर पे तो यार हो ही जाएगा, इंस्टीट्यूट्स दावा करते ही हैं और हो भी जाता है। जिस डिक्टेशन को आप 3-4 बार 5 बार लिख चुके हैं, उस पर आप आराम से 80 की स्पीड ले आएंगे, 60 की स्पीड ले आएंगे। बात सारी अननोन की है। अननोन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो मैंने तुम्हें बताया है। पिटमैन करने के बाद आपका लेवल कुछ भी नहीं होता है। यकीन नहीं होता तो एक स्पीड डिक्टेशन लगा के देख लो, अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। ठीक है, ये सभी के लिए गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस है। बताओ, कोई और क्वेश्चन मन में हो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से मैं अब फिनिशिंग पर आ रहा हूँ आज की क्लास की। पेन या पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, मुझे बहुत डाउट है इसमें। पेंसिल से इन स्पीड में टूट जाती है सर। नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर लो। और एक और बात जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा विशाल, क्वेश्चन बड़ा सही पूछा तुमने। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, पेंसिल को तुम ना 2 को शार्प करके रखो अपने सामने, 2 को शार्प करके रखना, या जो तुम्हारी पेंसिल है उसे आगे से और पीछे से दोनों जगह से शार्प कर लेना, ताकि तुम जस्ट घुमा करके उसे लिखना शुरू कर दो। तो ठीक है, 2 पेंसिल शार्प कर लो या एक ही पेंसिल को आगे पीछे से शार्प कर लो। दूसरी बात, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि सर पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, तो देखो पेन से किसी वर्ड को लाइट और डार्क करने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने सिंपली लिखा तो ये वर्ड हो गया, और पेन से जैसे लाइट करने की कोशिश करोगे तब भी इतना ही बनेगा, डार्क करने की कोशिश करोगे तब भी इतना ही बनेगा। जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है तब ऐसा होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो पेन में भी लाइट और डार्क होने लगेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तब। अदरवाइज पेंसिल यूज़ करना ही फ़ायदे का सौदा होता है, पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए। पेंसिल का जो रिफिल है वो धीरे धीरे कम भी होता चला जाता है, घिसता भी चला जाता है, तब भी इतना रहता है कि एक रिफिल आपको 300-400 वर्ड आराम से लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पेंसिल तो 1-2 शार्प करके रख सकते हो अपने पास, कोई चिंता नहीं है। रही बात ये कि सर इतनी देर में मैं पेंसिल का रिफिल बदलूंगा, इतनी देर में कहीं मेरे 2-4 वर्ड छूट ना जाएं, तो नहीं। तुम्हारी स्पीड 100 की या 110 की स्पीड आएगी ही तभी जब तुम्हारा माइंड बहुत केपेबल हो चुका होगा, तो वो 2-3 वर्ड्स को आराम से हैंडल कर लेगा, तुम्हारी फिंगर्स आराम से हैंडल कर पाएंगे उन वर्ड्स को। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा अभी ये जो है अभी, ये सिर्फ अज्ञानता का क्वेश्चन है, मतलब अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो। जैसे उस ज्ञान को हासिल कर लोगे ये क्वेश्चन अपने आप ही मिट जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये बताओ। फुल स्टॉप का कैसे करें, देखो फुल स्टॉप बनाया नहीं करते, मेरी सलाह यही है। आपकी जो स्किल्स होती है ना, वो पूर्ण विराम और फुल स्टॉप को बनाते टाइम अपने आप ही पता लग जाता है कि यहाँ फुल स्टॉप आएगा या नहीं आएगा। आपका फुल स्टॉप शॉर्ट हैंड में स्किल टेस्ट में कोई चेक नहीं करने वाला, आपने वहाँ पे फुल स्टॉप का क्रॉस बनाया नहीं, इस चीज़ को कोई चेक नहीं करने वाला। ठीक है, आप बस ये देखो कि कहाँ सेंटेंस खत्म हुआ और कहाँ अगला सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, ये पहचान तुम्हें होनी चाहिए। फुल स्टॉप तुम खुद ही लगा दोगे, फुल स्टॉप का मैटर नहीं होता। फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है वो कैपिटल में बनता है या स्मॉल में बनता है, इसका मैटर करता है, ये आधा एरर काउंट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये चीज़ें स्किल्स जब तुम्हारी बढ़ती जाएंगी अपने आप कवर होंगी। ठीक है, बताओ और कोई क्वेश्चन मन में है तो। हम्म,
देखो एक चीज़ इसके बारे में तुम्हें यही कहूँगा, जो तुम अमन कह रहे हो कि पिटमैन के बाद हमारी स्किल्स क्या होती हैं, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। इसी चीज़ को समझो, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे ठीक करें स्किल टेस्ट में। रमेश का क्वेश्चन है स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे ठीक करें। तो देखो इसके लिए तो राइटिंग करनी है, ठीक है। तुम डिक्टेशन को जब टाइपिंग करोगे ना, तुम जो मैटर शॉर्ट हैंड में लिख रहे हो उसी की टाइपिंग करो, ठीक है। उसी को टाइप करोगे तो टाइप करते करते तुम्हें खुद ही महसूस होने लगेगा कि हाँ मुझसे वो गलत स्पेलिंग हो गई। वो तुम खुद ही ठीक कर लोगे जब अच्छे से टाइपिंग करना शुरू करोगे। टाइपिंग में वो पोर्शन कवर हो जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक का तुम्हारा उस प्रैक्टिस में, ठीक है। और बताओ, अमन का क्वेश्चन यही है कि पिटमैन में लेवल क्या होगा, काफ़ी टाइम लगता है और कुछ हो नहीं पाता है। तो देखो पिटमैन से तो यार डिक्टेशन पूछी ही नहीं जाती है, उसके लिए हम क्या डिस्कशन करें अमन, उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्कस करने वाली बात है। टाइपिंग की ऐप पर करें जिसमें शो हो कि कितने मिस्टेक्स हुई हैं एंड परसेंटेज भी शो होती। एंड देखो टाइपिंग तो कहीं पर भी कर सकते हो विशाल, टाइपिंग करने में कोई समस्या नहीं है। तुम एमएस ऑफिस में कर लो, तुम नोट पैड में कर लो, तुम वर्ड पैड में कर लो, तुम कहीं भी कर लो। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने 800 वर्ड की डिक्टेशन है, तो अपना टाइम देख लो कितने टाइम में तुम्हें वो टाइप करने चाहिए। उस टाइमिंग के हिसाब से या कितने टाइम में वर्ड तुम टाइप कर पाए हो, तो तुम्हें अपनी स्पीड खुद ही पता लगती रहेगी। रही बात ये, जैसे एमएस ऑफिस होता है, एमएस वर्ड होता है, वो तुम्हारी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उस पर रेड अंडरलाइन कर देता है। वो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ इतनी मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो तुम अंदाज़ा हो जाएगा। तो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में ही टाइप करो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज के होते हैं, जब हमारी चीज़ें सधने लगती हैं, सिद्ध होने लगती हैं, तो फिर हमें ये क्वेश्चंस मन में नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तुम करना शुरू करना, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आएंगी, ठीक है। और बताओ, हाँ रूल आता है अमन तो काफ़ी है, पिटमैन का इससे ज़्यादा महत्व नहीं होता, ठीक है। इतना तुम्हें ध्यान रखना है। पिटमैन को अगर तुम आधे रूल भूल भी गए हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एडवांस डिक्टेशन में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर तुम्हारे रूल ऑलरेडी रिवाइज होते ही रहेंगे। जैसे हम स्पीड प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, वहाँ पर स्पीड प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम यही तो काम कर रहे हैं कि रूल अगर हमें नहीं भी आता है तो वो रिवाइज हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा काम चल गया, हमें रिवीजन हो गया हमारा वहाँ पर प्रैक्टिस सेट में उसका, ठीक है। उसमें जो एक्सरसाइज के वर्ड हैं उन्हें याद होना ज़रूरी है नहीं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। अगर आप भूल भी रहे हैं, सारी एक्सरसाइज भी भूल गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कितना भी भूल जाओ ना, तुम बिल्कुल इनिशियल नहीं भूल सकते कि तुम बिल्कुल पहले स्टेप ही भूल गए। तो जब तुम डिक्टेशन स्पीड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, स्पीड बैच में आओगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप ही तुम्हें समझ में आने लगेगी, हाँ यही एक्सरसाइजेस करना ज़्यादा सही है। पिटमैन की एक्सरसाइजेस में लगे रहे कि यार मेरी तो इतनी एक्सरसाइज हुई, दूसरे बच्चे ने इतनी कर ली, तो ऐसे केस में तुम केवल और केवल अपने लॉस की तरफ आगे बढ़ोगे। बेटर है जितनी जल्दी पिटमैन से बाहर आओगे उतना अच्छा है, ठीक है। 90 प्लस मार्क्स आना मुश्किल होता है और 3 मंथ्स हैं, क्या हो जाएगा। तुम्हारे अभी 80 मार्क्स आ रहे हैं विशाल। मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हारे इंग्लिश में अभी 80 मार्क्स आ रहे हैं और तुम 90 मार्क्स लाना चाहते हो, तुम्हारे अभी 80 मार्क्स आ रहे हैं, तुम इसे कैसे हासिल करोगे, तुम्हारा कोई ये क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन एक, अगर बिल्कुल ट्रू बात करूँ ना, बिल्कुल सच बताऊँ, तो 80 से 90 मार्क्स कैसे आएंगे इसमें तुम खुद भी कुछ नहीं कर सकते, ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा काम है केवल, अब फिर तुम ये कहोगे सर जी क्या नाम भाषण दे रहे हो। तुम्हारा काम है भाई केवल कर्म करना। देखो सीधी सिंपल बात है, फल की चिंता मत करो, ठीक है। अगर फल की चिंता करोगे तो टेंशन हाथ लगेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए केवल प्रैक्टिस करो। तुम्हारे 90 आएंगे, 85 आएंगे, 80 आएंगे या इससे भी कम आएंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है। पेपर का लेवल क्या होगा, टाइम पर पेपर किस तरीके का पूछा जाएगा, क्या पता इतना इजी आ जाए कि तुम 100 में से 2 एक ही क्वेश्चन गलत हो, ये भी हो सकता है। और क्या पता इतना टफ आ जाए कि 80 पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहो। जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट्स करो, जितनी ज़्यादा हो सके वोकैबलरी याद करो, बस यही हमारा स्टेप है।
हम इससे आगे कुछ नहीं सोच सकते। सोचेंगे तो डरेंगे, डरेंगे तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और पेपर से 15 दिन पहले तो ये हाल होगा कि ये मन करेगा कि छोड़ करके सब कुछ चला जाऊंगा अभी कहीं। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, तो इससे बच के थोड़ा सा। ठीक है, 150 डिक्टेशन में सारे वर्ड कवर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे अवन, 100 to 150 डिक्टेशन में सारे वर्ड कवर हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि कोई इनसे अलग भी डिक्टेशन आ गई ना पेपर में, तब भी मैं कहता हूं 40 से 50 वर्ड बस, इससे ज़्यादा नए वर्ड तुम्हें नहीं मिलेंगे। और इनमें से भी ज़रूरी नहीं कि तुम सारे ना बना पाओ, आधे इनमें से फिर भी बना पाओगे। ठीक है, और आराम से सिलेक्शन होगा, कोई भी चुन लो रैंडमली जो तुम्हारी मर्जी। बैच में हो तो वहां पर तो चुनी हुई है पहले से, और अगर बैच में नहीं हो तो अपनी मर्जी से चुन लो, ये तुम्हारी चॉइस है पूरी तरह से।